नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया एनआईटी मामले की जांच का आदेश। 2 एफआईआर दर्ज, छात्रों ने दोहराई संस्थान शिफ्ट करने की मांग। असम और बंगाल में दिग्गजों की चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल में मौत और पैसे का बोलबाला। सोनिया गांधी का बीजेपी पर सामाजिक ताना बाना तोड़ने का आरोप। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र को 12 अप्रैल तक जवाब देने की मोहलत। हाईकोर्ट ने कहा मनमानी न करे केंद्र। कांग्रेस का केंद्र पर कम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप। आर्थिक मामलों में राज्यसभा की शक्तियों पर बहस की वित्त मंत्री की मांग। कहा चुने हुए सदन को मिले ज्यादा अधिकार। अगले सत्र में जीएसटी पारित होने की उम्मीद। विजय माल्या को 21 अप्रैल तक कराना होगा संपत्ति का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 4000 करोड़ रुपए की कर्ज वापसी का प्रस्ताव भी बैंकों ने किया खारिज। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज श्रीनगर एनआईटी मामले की जांच के आदेश दे दिए। 1 सदस्यीय समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। मंगलवार को संस्थान के छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन जारी है। एनआईटी के साथी छात्रों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। एनआईटी कैंपस में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर में छात्रों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। भारत माता का अपमान। एनआईटी के गैर कश्मीरी छात्रों ने गुरुवार को संस्थान को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग और जोर शोर से दोहराई। छात्र मंगलवार को उन पर हुए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। एनआईटी मामले में ही पैंथर्स पार्टी समेत कई संगठनों ने जम्मू बंद बुलाया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की। एनआईटी के जो छात्र हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं उनको सुरक्षा दी जाए और हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। श्रीनगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। 15 दिन की इंक्वायरी जो है, जो एडिशनल मजिस्ट्रेट हैं कश्मीर के, यहाँ के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, वो इसको जो है इंक्वायरी को जो है देखेंगे और 15 दिन के अंदर इंक्वायरी का जो है रिपोर्ट देंगे। आगे का उनका जो सुरक्षा और जो आगे ना हो इसकी पूरी पुख्ता जो है हम इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। पुलिस ने जो लड़कों पर लाठीचार्ज किया है, मर्सिलेसली उनको पीटा है, जख्मी किया है, तो अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को अपना चेहरा साफ करना होगा तो इनको सस्पेंड करना चाहिए कुछ पुलिस वालों को और उन पर एक्शन लेना चाहिए। बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने एनआईटी में छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। मंत्रालय ने कहा कि जो छात्र अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मामले के जल्द सुलझ जाने की उम्मीद जताई है। And they have sent a team here of high officials. They are camping at the NIT and they are mostly administrative issues which will be looked into, and there's nothing in this world that doesn't have a resolution. मंगलवार को एनआईटी परिसर में प्रदर्शन कर रहे दूसरे राज्यों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। श्रीनगर एनआईटी में पिछले 1 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। भारत वेस्टइंडीज मैच में भारत की हार के बाद कश्मीरी और बाहरी छात्रों के बीच बहस और मारपीट हुई थी, जिसके बाद से दूसरे राज्यों के छात्रों ने सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुष्प श्रावसाफन जो कि एडिटर हैं बॉर्डर अफेयर्स से। स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो जो सरकार ने कदम उठाया, स्थानीय सरकार ने आज घोषणा की है कमेटी का, 1 सदस्यीय कमेटी होगी। इस कदम को आप कैसे देखते हैं और क्या ये कदम वाकई काफ़ी देरी के साथ उठाया गया है? नहीं, देरी के साथ भी उठाया गया और मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं दिखता।
एनआईटी जिसको कि पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, और मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये इसमें कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आती रही हैं। पर जो तत्कालीन जो उस वक्त के कंटेम्परेरी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने डायरेक्टली वहाँ इंटरफियर करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी होते थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बार इसको हैंडलिंग गलत हुई इसकी। हैंडलिंग गलत भी नहीं, मतलब काफ़ी नहीं है ये काफ़ी तरीका। अच्छी, इससे बेहतर ये रहता है कि कोई मंत्री, कोई नेता चले जाते, लोगों से डायरेक्टली बात करते, दोनों पक्षों से बात करते, समझाते हैं उनको कि शिक्षा संस्थान पढ़ने के लिए है, ना कि आपसी झगड़े के लिए है। आपको मैं बता सकता हूँ, एक बार शेख अब्दुल्ला जब वो सत्ता में नहीं थी, उनको भी बुलाया गया था कि इंटरफियर करें और सिचुएशन कंट्रोल करें। इसी तरह अब्दुल गनी लोन साहब एक वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी डायरेक्टली इंटरफियर किया। वो खुद ही चले गए थे कैंपस में बात करने, और दोनों तरफ समझा के उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया था। तो अभी भी इनको ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी जो मांग की जा रही है वो बड़ी सख्त मांग है कि इंस्टीट्यूट को शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा करने से तनाव बढ़ता है, तनाव कम नहीं होता है, क्योंकि जो बाहर के छात्र हैं वो नॉन वैली स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब जम्मू से हैं कुछ स्टूडेंट्स, और बाहर के राज्यों से तो हैं ही, और जम्मू के क्षेत्र से भी हैं। तो इस तरह तनाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले ही जैसे आपको पता ही है, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में। एक ही राज्य है जिसमें 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो काफ़ी नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। एक ही जो यूनिफॉर्मिटी है सिस्टम में रहनी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, एक दूसरे को समझते रहें, और उसमें जो नेतृत्व है, जो खासकर राजनीतिक पर इस सरकार के साथ जो हो गया कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति हो गई। अभी जिस तरीके से 31 मार्च का मामला आया, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो स्थानीय, मैं कहूँ कि कॉलेज प्रशासन था, वो उस लेवल पर हैंडल नहीं कर पाया, या फिर सरकार का नाम कैंपस सबसे पहले सीधे तौर पर जिम्मेदार देखता है? जी बिल्कुल सही है कि कैंपस जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा जल्दी से मूव करना चाहिए था इस मामले में, दोनों पक्षों से बात करते। एक देखें तो देश भर में एक अजीब सी स्थिति उभर रही है कि हैदराबाद में देखा, JNU में देखा, कुछ कैंपस लीडरशिप का भी डिक्लाइन सा नज़र आ रहा है, कि जैसे वो ओवरऑल कंट्री में जैसा माहौल सा एक नज़र आता है उस तरह का, कि जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अध्यापक हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, और स्टूडेंट्स उनकी बात सुनते हैं, उनकी अपनी बात। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जब ये बात होती है कि वहाँ पर पुलिस की ओर से पिटाई और जो वो तो बिल्कुल क्या वाकई ये मुमकिन है, जो कुछ लोग दलील दे रहे हैं वहाँ पर जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, वो बिना किसी निर्देश के, बिना किसी की आदेश पर इस तरह की कार्रवाई की, क्या वाकई ऐसा मुमकिन देखता है? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पुलिस को पता है कि वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। जो REC की लोकेशन भी है, और REC खुद एक बड़ा NIT बनने के बाद भी जगह तो वही है जहाँ पहले था, और उसी इंस्टीट्यूशन को NIT कहा गया। तो मुझे ये लगता है, पर हो भी सकता है, क्योंकि कई बार पुलिस भी अपनी ताकत आजमाना चाहती है, पर मुश्किल लगता है कि ऐसा हो। और शिक्षा संस्थानों में अगर मैं कहूँ, जिसका आपने जिक्र किया, एक के बाद एक, जब मैं कहूँ किस तरह के हालात या फिर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, असल में क्या संकेत दे रही हैं, या किस चीज़ की एक बड़ी कमी जो है, या जो आपको लगता है कि जो जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं को लेकर? देखिए, इसका मैं तो मेन जिम्मेवार मानता हूँ ये डायरेक्ट इंटरेक्शन की कमी है। स्टूडेंट्स के साथ जो संवाद है, उसमें जहाँ तो वो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नहीं है, जहाँ फिर वो डायरेक्ट नहीं है, जहाँ वो काफ़ी नहीं है। तो इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, खासकर शिक्षा के जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, और हमारे यहाँ हैं काफ़ी विद्वान, और उनको सोचो, कैंपस को पॉलिटिक्स से फ्री रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में वो हिस्सा लें लड़के, पर हर इशू में पॉलिटिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस वक्त कर रहा है पिछले कुछ महीनों में, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। यानी कि देश में नई सरकार बनने नहीं, एग्रेसिव तो यूथ है ही, हमेशा रहा है। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मौका, इतिहास भी इस बात का साक्षी है। तो यूथ तो हमेशा अग्रेसिव होगा ही। उसको कैसे कंटेन करना है, उन्होंने खुद अपने आप को कैसा समझाना है, बाकियों ने उनसे कैसे बात करनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये करना चाहिए। इसी तरह वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कमेटी फोरम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स टीचर फोरम हो, जस्ट जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो, या उनके बिहाफ पे कोई डायरेक्टली नेगोशिएट करे, डायरेक्टली उनसे कंसल्ट करता रहे, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है। यहाँ पर
जांच अलग है लेकिन संवाद एक कायम करने की कोशिश काम करें और जांच का स्तर भी बढ़ाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई संतुष्ट होगा, क्योंकि जो मुख्य डिमांड है उसके बारे में तो बहुत जरूरी है कि महज एक औपचारिकता के तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया कि एक सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। इसका मेरा नहीं ख्याल कोई प्रभाव होगा, क्योंकि आगे ही हम देख रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र में काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई, बार भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को रोकने की बड़ी ज़रूरत है। उस तनाव तभी रुकेगा कि हम जो घटना स्थल पर जो वाक़ है उसको माहौल को नियंत्रण में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात चुनावों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट, आसनसोल और सिलीगुड़ी में रैलियों में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी टीएमसी वाम दलों की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी टीएमसी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार राज्य के विकास पर चर्चा के लिए बैठकें बुलाती है, ममता बनर्जी उसका बहिष्कार कर देती हैं। मोदी ने मीटिंग बुलाई है, मैं नहीं जाऊंगी। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए। प्रधानमंत्री ने टीएमसी और कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब दिल्ली जाती हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष से जरूर मिलती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में वाम दलों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। 34 साल तक लेप वालों ने जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाया और बर्बादी ले आए और बदनामी ले आए। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने परिवर्तन का नारा देकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब मां, माटी और मानुष की जगह सिर्फ मौत और पैसे का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल में दूसरे दौर में अब कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बरपेटा में रैली की। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर पूंजीपतियों से साठगांठ के आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहती है। बरपेटा की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर कई तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। अपनी मर्यादा को भूलकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करता है। हमारे देश की गंगा जमुनी परंपरा को खत्म करना चाहता है। तो वह आखिर वो किस परंपरा को लाना चाहते हैं? वो एक ही परंपरा लाना चाहते हैं, तानाशाही की परंपरा को। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर असम की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार की आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों का हित साधती है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के टैक्स माफ कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने का पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए
क्या कर रहे हैं? छोटे कारोबारियों के लिए और उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी ने तरुण गोगोई सरकार की प्रशंसा की और उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बीजेपी पर झूठे वादे करने और मतदाताओं को बरगलाने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात उत्तराखंड की, जहां पर सियासी संकट से जुड़ी हरीश रावत की याचिका पर अब 18 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र को मनमानी न करने की ताकीद करते हुए मंगलवार तक जवाब मांगा है। वहीं हरीश रावत ने केंद्र पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो मनमानी न करे, नहीं तो अदालत धारा 356 को हटा भी सकती है। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए राष्ट्रपति शासन कुछ अल्प समय के लिए उठा के उस दौरान अचानक बीजेपी को बुलाएगी सरकार बनाने के लिए, अपना विश्वास मत प्रकट करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। माननीय अटॉर्नी जनरल ने ये बड़ा स्पष्ट वक्तव्य रखा कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन हटाने की सोच रही है तो वो पहले सूचना देंगे उच्च न्यायालय को। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा कि गवर्नर को नोटिस नहीं दिया जा सकता है। भाजपा इसमें जब पार्टी नहीं है तो भाजपा कहां से इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसको इस रूप से आज हुआ है, कल शायद इंटरवीनर्स हैं कुछ, वो आर्ग्यू करेंगे और 18 तारीख को अगली डेट है, तब सरकार का पक्ष जो है पूर्ण रूप से फिर रखा जाएगा। बुधवार को हाईकोर्ट ने केंद्र की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका की सुनवाई टालने की मांग की गई थी। उधर कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात कर फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का आरोप लगाया है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की तरफ आज सरकार है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो गैर कांग्रेसी ना गैर भाजपाई हो जो आज ये कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 7 अप्रैल तक सदन में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक मसलों में लोकसभा को ज्यादा अधिकार देने की वकालत की है। उन्होंने दिल्ली में चौथे ग्रोथ नेट सम्मेलन में कहा कि इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक मामलों में राज्यसभा के अधिकारों पर बहस शुरू करने की बात कही है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कई देशों का हवाला देते हुए कहा कि जहां भी दोनों सदनों की व्यवस्था है वहां अब इस पर बात हो रही है। To what extent our upper house is going to be used to block economic decision making? Yeah, the same debate is on. The United Kingdom went through this debate decades ago. I'm told Italy is having the same debate because ultimately these decisions have the weight of a directly elected house will always have to be maintained. वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़े सवाल के जवाब में ये बात कही। बिल पिछले साल मई में लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है। उन्होंने अगले सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद जताई। The only opponents of the goods and services tax, the Congress party, curiously the party which had sponsored the law in the first instance, has some belated wisdom that you must have a constitutional cap. Now that seems a little difficult. So I am going to be discussing with them. अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने कई तरह के आर्थिक सुधार शुरू किए हैं। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक नीतियों पर सरकार ने अब तक कोई गलत कदम नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। गुरुवार को बैंकों ने माल्या की पेशकश ठुकराते हुए बताया कि माल्या की ओर से उन्हें बुधवार रात एक संशोधित प्रस्ताव मिला था और बैंकों ने उसे मंजूर नहीं किया है। वहीं कोर्ट ने माल्या की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी मांगी है।
बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या के समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में बैंकों ने कहा कि उन्हें माल्या की संपत्ति की पूरी जानकारी चाहिए और कर्ज वापसी के प्रस्ताव पर माल्या सामने आकर बात करें। बातचीत करने के लिए हमारा कोई इतराज नहीं है, मगर उनको हमारे सामने आना चाहिए, बैठना चाहिए, कोर्ट के सामने हाजिर होना चाहिए करके हमने कहा। और हमने कहा, इतना भी कहा, कोर्ट को हम एक एप्लीकेशन फाइल किया है जिसमें हमने मांगा है कि उनका जो निजी प्रॉपर्टीज है, उनका फैमिली मेंबर्स का और उनका जो इधर भारत में और विदेश में, उसका सब उनको डिटेल्स हमको देना है। वो देने के बाद हम उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर अपनी और परिवार की देश विदेश में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे। साथ ही ये भी बताएं कि वो कोर्ट में खुद कब पेश हो सकते हैं। अदालत ने पूछा कि माल्या लोन चुकाना चाहते हैं तो इसके एवज में कोर्ट में कितनी रकम जमा करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि जनता का पैसा वसूलने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। The banks are following due process of law. They are ensuring that we pursue every avenue possible for bringing all willful defaulters to the negotiating table and to be able to seize assets as required. विजय माल्या की तरफ से बैंकों को 30 सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने की पेशकश की गई थी। अब इस मामले में 26 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी तीसरे समन की मियाद भी खत्म हो रही है। अगर माल्या शुक्रवार को खुद ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में 9 अप्रैल को आईपीएल मैच को रद्द नहीं किया है। महाराष्ट्र में होने वाले बाकी मैचों पर बाद में फैसला होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में सूखे को लेकर केंद्र से गंभीरता दिखाने को कहा है और मंगलवार तक जवाब मांगा है। सूखा पीड़ित 9 राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी करने से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। केंद्र ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में गंभीरता दिखाने को कहा है। अब मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछला जो पेंडिंग पेमेंट था उसको हटाकर कुल 3,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है, जबकि 6 महीने का पैसा यानी कि कम से कम 35,000 करोड़ अभी ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सूखा पीड़ित राज्यों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा का फंड जारी करने की अपील की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि उसकी ओर से सूखा पीड़ित राज्यों की पूरी मदद की जा रही है। जो भी काम होना चाहिए वो काम होते रहते हैं। स्टेट्स पहले स्थिति को अध्ययन करके रिपोर्ट भेजना, रिपोर्ट भेजने के बाद फिर केंद्र कमेटी मीट करके कमेटी पैसा मंजूर करते हैं। सब काफी स्टेट्स ने रिपोर्ट भेजा, कमेटी का बैठक हुआ और मंजूर भी किया, पैसा भी रिलीज कर रहे हैं। ये निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीएल मैच रद्द कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 9 अप्रैल को होने वाला मैच रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो देखे कि बीसीसीआई मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में पानी की आपूर्ति कैसे करती है। पहले तो ये जाने की सोर्स क्या है वो पानी का, कहां से टैंकर्स पानी ले रहे हैं और उसके ऊपर स्टेट क्यों कुछ नहीं कर रही है। पहला मैच जैसा शेड्यूल्ड है वैसे ही होगा। इसके आगे जजेस ने कहा है कि वो ट्यूसडे को सुनेंगे 11 बजे। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने बीसीसीआई, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां पानी का संकट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आधार विधेयक को मनी बिल यानी धन विधेयक मानने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जयराम रमेश ने बुधवार को कोर्ट में याचिका दायर की। किसी बिल को मनी बिल मानने का फैसला लोकसभा स्पीकर का होता है। मनी बिल मानने के बाद राज्यसभा को बिल को 14 दिन के अंदर चर्चा करके वापस करना होता है और ऐसा न होने पर बिल पारित माना जाता है। बजट सत्र में आधार बिल को संसद की मंजूरी मिली थी। लोकसभा से पारित विधेयक को राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ लौटाया था, लेकिन लोकसभा ने इन संशोधनों को खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पनामा दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच वित्त मंत्रालय की टीम से संभव नहीं है। पार्टी ने कहा है कि कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनका बीजेपी से सीधा संबंध है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है।
पनामा से लीक दस्तावेजों के बाद कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मीडिया में सामने आ रहे कई नामों को बीजेपी नेताओं से फायदा मिला है। इनमें से कई लोगों की टैक्स हेवन वाले देशों में कंपनियां भी हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना अनिवार्य है। हम वित्त मंत्रालय के संस्थाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कांग्रेस बेसलेस एलिगेशंस ना लगाए, झूठे आरोप ना लगाए, और हम तो चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, अगर आपके पास कोई जो अरुण जेटली साहब पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कोई तथ्य है तो जनता के सामने रखिए। तो कांग्रेस केजरीवाल की तरह व्यवहार ना करे। पनामा की सरकार ने भी एक स्वतंत्र आयोग के गठन की घोषणा की है जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। आयोग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक दिन पहले ही फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन वाले देशों की काली सूची में डालने की घोषणा की थी। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से 1 करोड़ से अधिक दस्तावेज लीक हुए हैं। इनमें 500 भारतीय समेत दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर कई केंद्रीय मंत्रियों समेत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। उनका निधन बुधवार शाम एम्स में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।